हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे, हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके डिसीजंस क्या है, उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट की वो ब्रांच जो कि आपके फाइनेंस को मैनेज करती है वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और हमने उसके में बात की थी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। इतना अब हमारा हो चुका था। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब जैसे कि आप समझते हैं, प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग आप कर रहे हो फाइनेंस को लेके। जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। मतलब इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। मतलब आपके पास जितना पैसा है उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है फाइनेंस की, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो वो सब चीज हमारा किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, बात करेंगे हमने। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, आपको जब भी आपको फंड्स की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तब भी की तभी आपको फंड्स अवेलेबल कराना, वो किसका काम है, फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है आपकी, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी करती है आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स प्रोवाइड करती है। मतलब फंड्स प्रोवाइड करती है आपको जब भी आपको जरूरत होगी। सेकंड पॉइंट हमारा आता है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो इसके अंदर वही आता है कि आपको अननेसेसरी फंड्स रिक्वायर रेज नहीं करना। मतलब जरूरत तो है आपको 10,000 रुपए की, आपने रेज कर लिए 50,000 रुपए, तो 40,000 रुपए तो ब्याज फालतू का दोगे ना। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हमारा ये देखता है कि फर्म जो है वो अननेसेसरी तो रेज नहीं कर रहा फंड्स को। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर हो गया आपको। एक बार फिर कर लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहलाता है हमारा, कि ये डिसाइडिंग एडवांस करता है कि फाइनेंस को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है हमारा। सॉरी, कि प्लानिंग हमारा किस तरीके से फाइनेंस को कैसा कहाँ पर मेरे को खर्च करना है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है, क्यों करें हम फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब ये इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। देखो क्या है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है हमारा वो क्या करता है, हमारे जो बिजनेस शौक हैं, बिजनेस के जो सरप्राइज है, अचानक से कोई आपको लॉस वगैरह हो जाए, ठीक है, तो उस चीज को आपको अवॉइड करने में हमारी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसके अंदर आप क्या क्रिएट करके चलते हो, प्रोविजंस क्रिएट करके चलते हो। तो वो क्या करता है हमारा, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। बिजनेस शॉक और सरप्राइज को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा हमारा आता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में एक लिंक क्रिएट करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है, खर्चा करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है कि कहाँ से करना है, सोर्सेज क्या रहेगा। तो उनके बीच की दोनों की एक कड़ी है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपको कहाँ से कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो लिंक क्रिएट करता है। तीसरे नंबर पे हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फंड्स, फंड्स की जो वेस्टेज है हमारी वो रिड्यूस करता है। ये हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज, जो भी तुम्हारे शॉक एंड सरप्राइज आ जाते हैं, ठीक है, कोई घटना ऐसी घटी उसको फेस करने में हमारी हेल्प करता है। बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंस जो होता है हमारा, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग जो होती है उसको करने के लिए, फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए बेस है हमारा। फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है आपको कैसे आपको मैनेज करना है सब कुछ। फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, कहाँ से कितना फंड आपको अवेलेबल करना है वो हमारा इसके अंदर हम बात करते हैं कि फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, जो फंड्स आपको कहाँ से आपको कलेक्शन करना है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या करता है, आपको कोऑर्डिनेट करने में हमारी हेल्प करता है कि जो आपकी अलग अलग एक्टिविटीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, प्रोडक्शन और सेल्स जो है उनको दोनों को मतलब फंड्स की आवश्यकता है हमारी, तो वो बेसिकली हमारा ये उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन करने में हमारी हेल्प करता है।
जैसा कि हमने प्लानिंग का मतलब ही पढ़ा है हमारा कि प्लानिंग हम किसको लेके कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके। तो प्लानिंग क्या कर रहा है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, इट लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ये क्या करता है, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करने का जो काम आता है वो किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। एक बार फिर हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमारा वो डिवाइड मतलब ये मैनेज करता है, बता रहा है हमारा एडवांस में या आपको कहाँ कैसा पैसा कितना खर्च करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स 2 पढ़ लिए हमने, उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको प्रोपोर्शन बता रहा है कि डेट और इक्विटी में आपका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। मतलब मैं डेट का कितना यूज करना है और इक्विटी का कितना यूज करना है अपने जो तुम्हारा क्या नाम है, जो आपने सेकंड डिसीजन पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन, उसके अंदर आप बात करो प्रोपोर्शन की। यहाँ पर आप बात करो कि आपको डेट कितना लेना है और इक्विटी कितना लेना है, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा। अब हम बात करते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कैश फ्लो पोजीशन। देखो ये पॉइंट्स सारे सेम हैं जो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो पॉइंट्स पढ़े थे, आप वही लर्न कर सकते हैं। केवल इसके अंदर 1 या 2 पॉइंट्स अलग से हैं आपके, बाकी सारे पॉइंट्स आपके सेम हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो कैश फ्लो पोजीशन हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डेट का यूज करोगे ज्यादा, इक्विटी का कम यूज करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा आईसीआर, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्या बता रहा है आपको कि आपके पास कितना प्रॉफिट्स अवेलेबल है, आपके पास कितना प्रॉफिट्स अवेलेबल है टू पे योर इंटरेस्ट। अगर आपका आईसीआर ज्यादा है तो आप डेट का यूज ज्यादा करोगे, अदरवाइज कम करोगे। देखो कई बार क्या होता है कि हमारा आईसीआर जो है वो ज्यादा है लेकिन फिर भी मेरे पास फंड्स कम है, बिकॉज ऑफ जो आपके डेप्रिसिएशन वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, नॉन कैश आइटम जो होते हैं हमारे, तो इसीलिए आप निकालते हो डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये है हमारा कि अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है हमारा वो अगर आपका ज्यादा है तो आप डेट का ज्यादा यूज करोगे, कम है तो डेट का यूज कम करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केट में से पैसा उठा रखा है 10% पे और आपको प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो क्या आप पैसा रेस करोगे वहां से? नहीं, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपका ज्यादा है, ठीक है, और रेट ऑफ डेट कम है आपका, तो आप डेट का यूज करोगे, अदरवाइज आप इक्विटी का यूज करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। अगर आपकी डेट की जो कॉस्ट है हमारी वो कम है, ठीक है, तो हमारा क्या नाम है, आप डेट का यूज करोगे। अगर ज्यादा है तो आप इक्विटी का यूज करोगे। टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट में ना आपको ना डेट में आपको टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप डेट का यूज करते हो तो डेट का इंटरेस्ट लेस करके तब आपको टैक्स पे करना होता है, तो इसमें हमें टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर आपको कम लग रही है तो आप इक्विटी का यूज करोगे, अदरवाइज डेट का यूज करोगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, वही रिपीटेशन है हमारा पॉइंट कि जो शेयर इशू करने में जो भी आपको खर्चा आ रहा है हमारा वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो आप डेट का यूज करोगे, मतलब शेयर का यूज कम करोगे आप, ठीक है। रिस्क अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो डेट का यूज करोगे, अदरवाइज शेयर्स का यूज करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारा, मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी रहे तो आप डेट का यूज करोगे, क्योंकि इक्विटी की पेमेंट आप नहीं कर सकते। इक्विटी की पेमेंट तब होती है जब आपकी जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, तब आपको लास्ट में पेमेंट करनी पड़ती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल। अगर आप खुद का कंट्रोल चाहते हो तो आप डेट का यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा कंट्रोल डाइवर्ट हो जाए, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो आप इक्विटी का यूज करोगे। तो ये पॉइंट्स हो गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बता रहा है प्रोपोर्शन ऑफ, कि आपका डेट और इक्विटी में कितना प्रोपोर्शन रहेगा आपका, वो हमारा बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वो क्या कहलाता है आपका, जब आप डेट का यूज करके अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर को इंक्रीज करते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। कि डेट का यूज करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज करके जब आप शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का
वो आता है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता ही आता है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका ये। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल के बारे में। फिक्स कैपिटल क्या है? आपको अपनी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी आपको खर्चा करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा फिक्स कैपिटल कहलाता है। दोबारा से देखिए, अपनी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए, जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हो, वो हमारा क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल कहलाता है। जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, डेली की दिनचर्या होती है, बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल के बारे में। पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब आपका सेल और परचेज का बिजनेस है, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर आप लेबर का यूज कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल आपको कम चाहिए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आपने अगर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, नई टेक्नोलॉजी ले आया, ठीक है, तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, अदरवाइज आपको कम चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आपके सामने ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज आपको कम चाहिए। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर आपका फोकस एक ही पर ही है तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? आपको कम चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ कोलेबोरेशन, मतलब आपकी तालमेल कैसी है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके जो बैंक होते हैं, बैंकों के जो एटीएम्स है हमारे, अब एक बैंक के एटीएम में आप दूसरे बैंक का एटीएम भी यूज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका आपस में कोलेबोरेशन है। अगर उनका आपस में कोलेबोरेशन ना हो तो एक बैंकों को अपने बहुत सारे एटीएम्स लगवाने पड़ेंगे, तो उन्हें जो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए होगी? फिर ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसीलिए आपका लेवल ऑफ कोलेबोरेशन अगर अच्छा है तो हमें फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? हमें कम चाहिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा चाहिए। तो बड़ी सिंपल से पॉइंट्स है आपके, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है हमारी, उसको चलाने के लिए जो भी आपको खर्चा चाहिए वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें भी सेम पॉइंट है आपका। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ट्रेडिंग का बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। सेकंड आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो कम चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस साइकिल, मतलब हर एक मतलब एक बिजनेस में एक साइकिल होती है इस तरीके से। यहाँ पर होता है बूम, ये होता है आपका रिसेशन, ये डिप्रेशन, देन रिकवरी, देन फिर आप बूम पे आ जाते हो। अगर आप बूम पे हो, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर आप रिसेशन पे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब आपको गुड्स को बनाने में कितना टाइम लग रहा है। देखो, आज आप गुड्स बना रहे हो, पैसा आपको मिलेगा बाद में। अगर ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये अगर ज्यादा है, बड़ा है टाइम पीरियड आपका, तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? आपको ज्यादा चाहिए, अदरवाइज आपको कम चाहिए। सीजनल फैक्टर, आपका पीक सीजन जब चल रहा होता है, ठीक है, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हैं कोरोना जो कोविड-19 है उसकी वजह से जो मास्क है और जो सैनिटाइजर है उसकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़िया, मतलब बढ़ रही है। पीक सीजन चल रहा है उनका, तो उनके लिए वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? उनको ज्यादा चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऑफ सीजन में हमारे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट अलाउड, मतलब अगर आप दूसरों को उधार माल बेचते हो तो आपके पास पैसा आएगा नहीं। जब पैसा नहीं आएगा तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अगर आप नगद माल बेच रहे हो तो पैसा आता रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? आपको कम चाहिए। उसके बाद आता है क्रेडिट अवेल्ड, अगर आपको क्रेडिट इजिली अवेलेबल हो जाता है, उधार माल इजिली अवेलेबल हो जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? आपको कम चाहिए। अदरवाइज वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? आपको ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी फॉर रॉ मटेरियल। अगर आपको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है तो आपको वर्किंग कैपिटल
कम चाहिए। अगर आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आपके सामने ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं तो वर्किंग कैपिटल आपको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अगर ग्रोथ के चांसेस नहीं है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए आपको, कम चाहिए। तो ये बड़े सिंपल से पॉइंट है। आपका 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, चाहे 4 नंबर में आए, 6 नंबर में आए, 1 नंबर में आए, पर इस टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जरूर आता है हमारा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स इसमें अगर है तो आप मुझसे कमेंट्स में अपने जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।